जय हिंद प्यारे बच्चों। मैं श्रीकांत पांडे फिर से आपका स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल ड्रीम वर्ल्ड एकेडमी पे। बच्चों, पिछले वीडियो में हम लोगों ने पहला सेट अनसॉल्व का केमिस्ट्री का सॉल्व किया था, GH सेट। नेक्स्ट सेट है 2022 का GI सेट है, सेकंड सेट है। इसको हम लोग सॉल्व करेंगे, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इस सेट का जो पहला क्वेश्चन है ये ऑब्जेक्टिव है। तो पहले का है, एक एक नंबर के प्रश्न है। घनी क्रिस्टलों में अक्षीय दूरियां अथवा कोर की लंबाइयां होती हैं। देखिए, घनी क्रिस्टल इस तरीके से होता है और अक्षीय दूरियां या कोर की लंबाइयों की ये बात कर रहे हैं। तो ये हुआ आपका एक्स एक्सिस, ये हुआ आपका वाई एक्सिस और ये हुआ आपका जेड एक्सिस। तो ये सारी जो एजेस हैं, अक्षीय दूरियां, ये सारी ए होती हैं, ठीक है। यानी कि सारी अक्षीय दूरियां घनी क्रिस्टल में बराबर होती हैं। तो यानी कि अगर एक्स एक्सिस पे हम ए माने और वाई एक्सिस पे बी माने और जेड एक्सिस पे सी माने, तो इसकी जो कंडीशन बनेगी जाके ए इज इक्वल टू बी इज इक्वल टू सी। यानी कि घनी जो क्रिस्टल होते हैं उनमें अक्षीय दूरियां ए बी सी बराबर होती हैं। अब इसका जो खा पार्ट है, खा पार्ट में कहा गया है कि 450 ml विलेन में 9 ग्राम NaOH घुला हुआ है। विलेन की मोलरता मोल प्रति लीटर में है और 4 विकल्प दिए गए। तो इसको रफली बेटा हमें सॉल्व करना पड़ेगा। जब तक हम इसको सॉल्व नहीं करेंगे तब तक हम इसका ओरली आंसर नहीं बना सकते हैं। तुक्का हमें नहीं लगाना है। तो मोलरता का फार्मूला हमने आपको बताया है। मोलरता कैपिटल M बराबर होता है मोलों की संख्या, ये विलेय के मोलों की बात हो रही है, बटे विलयन का आयतन। विलेय के मोलों की संख्या बटे विलयन का आयतन लीटर में। तो इसको हम अगर फॉर्मूला वाइज करें तो कैपिटल M मोलरता से रिप्रेजेंट करेंगे और मोलों की संख्या भार बटे अणुभार, विलेय का भार स्मॉल w और विलेय का अणुभार मान लीजिए हमने स्मॉल m माना हुआ है, और गुणे विलयन का आयतन अगर हम ml में रखें तो ऊपर हम 1000 से इसमें गुणा कर देंगे। अब देखिए उसमें सारी चीजें दी गई हैं। m बराबर स्मॉल w कितना दिया गया है, 9 ग्राम, 9 ग्राम दिया गया है और 1000 का गुणा कर दिया। अब NaOH का अणुभार, तो देखिए NaOH का अणुभार कैसे निकलेगा। Na का होता है 23, O का 16 होता है और H का होता है 1। इनको जब जोड़ेंगे जाके तो निकलेगा जाके 40। तो इस 40 का यहाँ हम, और कितना आयतन दिया है, 450 ml। अब इसको हम सॉल्व करेंगे। 9 5 बार कट जाएगा, 5 दूनी 10 यानी 2/4 1/2। इसको अगर हम सॉल्व करें तो 0.5 यानी आंसर हमारा हो गया जाके 0.5 मोल प्रति लीटर, यानी विकल्प नंबर सेकंड हमारा सही है। अब अगला क्वेश्चन है गा पार्ट। शून्य कोटि की अभिक्रिया के लिए वेग स्थिरांक की इकाई है। तो पिछले सेट में भी इस तरह का क्वेश्चन एक ऑब्जेक्टिव आया था। तो किसी भी कोटि की अभिक्रिया के लिए वेग स्थिरांक की अगर इकाई निकालनी हो तो हमें एक फार्मूला याद रखना है, मोल बटे लीटर की पावर 1 - n इंटू समय की पावर -1। ये फार्मूला आप याद रखेंगे। इस फार्मूला के आधार पर आप किसी भी अभिक्रिया की कोटि का मात्रक वेग स्थिरांक का निकाल सकते हैं। किसी भी कोटि की अभिक्रिया के लिए वेग स्थिरांक का मात्रक इस सामान्य सूत्र से निकाला जा सकता है। आपने करना क्या है, केवल n की वैल्यू रखना है। ठीक ऐसा ही क्वेश्चन पिछले सेट GH में भी पूछा गया था, बहुविकल्पीय प्रश्न था, उसको भी हमने यहाँ पे समझाया था। तो चलिए, मोल अभी कौन सी ऑर्डर के लिए बात कर रहे हैं, 0 ऑर्डर के लिए बात कर रहे हैं। तो n की वैल्यू हमें क्या रखनी है, 0। तो मोल बटे लीटर की पावर 1 इंटू सेकेंड की पावर -1। तो इसका मतलब ये हुआ जाके मोल और ये लीटर ऊपर जाएंगे तो लीटर की पावर -1 और सेकेंड की पावर -1। इसका मतलब हमारा जो विकल्प हुआ जाके मोल इंटू लीटर इनवर्स इंटू सेकेंड इनवर्स, मोल इंटू लीटर इनवर्स इंटू
सेकेंड इनवर्स। ये थर्ड विकल्प हमारा सही होगा। ठीक है। इसके बाद है गा पार्ट। गाटरमैन का अभिक्रिया द्वारा बेंजीन बनाता है। देखिए गाटरमैन कोच एल्डिहाइड अभिक्रिया होती है, पिछले सेट में भी ये आई थी। इसमें क्या होता है, इसमें हम बेंजीन की अभिक्रिया कराते हैं कार्बन मोनोऑक्साइड से, कार्बन मोनोऑक्साइड से, और एल्युमिनियम क्लोराइड इसमें उत्प्रेरक होता है, और HCl भी हम इसमें लेते हैं। तो जब ये अभिक्रिया करवाते हैं तो हमारा बेंजेल्डिहाइड बनता है। बेंजेल्डिहाइड हमें प्राप्त होता है। बेंजीन की अभिक्रिया कार्बन मोनोऑक्साइड से और HCl से करवाते हैं, ये कैटालिस्ट का कार्य करता है। तो हमारा ये बेंजेल्डिहाइड बनता है। तो इसका हमारा ऑप्शन नंबर होगा 2 सही, बेंजेल्डिहाइड। गाटरमैन अभिक्रिया के द्वारा बेंजीन जो है कार्बन मोनोऑक्साइड से अभिक्रिया करके बेंजेल्डिहाइड बनाती है। अब जो है पहले का डा पार्ट है, कार्बेल अमीन अभिक्रिया नहीं देती है। तो कौन कार्बेल अमीन अभिक्रिया नहीं देती है? देखिए अगर हम देखें ध्यान से तो ये प्राथमिक अमीन है, ये भी प्राथमिक अमीन है, और ये भी प्राथमिक अमीन है। तो कार्बेल अमीन अभिक्रिया जो नहीं देती है वो यहाँ पर देखिए ये सेकेंडरी अमीन दिखाई पड़ रही है। कार्बेल अमीन अभिक्रिया क्या होती है, अगर किसी भी प्राइमरी अमीन की क्लोरोफॉर्म और एल्कोहलिक OH के साथ अगर अभिक्रिया कराते हैं तो एक दुर्गंध युक्त यौगिक आइसोसाइनाइड बनता है, जिसको हम लोग कार्बेल अमीन अभिक्रिया कहते हैं। और किसी भी प्राथमिक अमीन की बात करी जा रही है तो ये देखिए 3 आपके सामने प्राथमिक अमीन है। जब नाइट्रोजन की, जैसे अमोनिया के 3 हाइड्रोजन होते हैं, तो 3 में से जब एक हाइड्रोजन हटा दिया जाता है और एल्किल समूह जोड़ दिया जाता है तो वो प्राथमिक अमीन बन जाता है। और द्वितीयक अमीन के लिए देखिए इसमें 2 हाइड्रोजन प्रतिस्थापित कर दिए गए, और तृतीयक अमीन के लिए 3 हाइड्रोजन प्रतिस्थापित कर दिए जाते हैं। तो द्वितीयक अमीन कार्बेल अमीन अभिक्रिया नहीं देता है, प्राथमिक अमीन कार्बेल अमीन अभिक्रिया देता है। तो ये तीनों देंगे, ये नहीं देता है, तो सही विकल्प आपका हो जाएगा थर्ड पार्ट। अब बात आती है निम्नलिखित में से कौन सा DNA में क्षारक नहीं होता है। ये क्वेश्चन ठीक यही सेम क्वेश्चन ऐसे ही टाइप का पहले सेट में यानी GH सेट में भी ऑब्जेक्टिव में था। तो हम इसके लिए हमने वहां भी बताया था कि DNA में एडेनिन, गुआनिन और साइटोसिन, RNA में भी एडेनिन, गुआनिन और साइटोसिन। एडेनिन, गुआनिन और साइटोसिन ये 3 बेस जो होते हैं ये बिल्कुल कॉमन है, RNA में भी पाए जाते हैं और DNA में भी पाए जाते हैं। DNA में एक जो चौथा बेस पाया जाता है उसको हम लोग कहते हैं थायामीन, और RNA में जो पाया जाता है चौथा बेस उसको कहते हैं यूरेसिल। तो अब इनका प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सा क्षारक DNA में नहीं पाया जाता है। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं कि DNA में थायामीन पाया जाता है, यूरेसिल DNA में नहीं पाया जाता है। और अगर RNA में पूछ दिया जाए तो कौन सा नहीं पाया जाता है, तो थायामीन नहीं पाया जाता है। DNA में कौन सा नहीं पाया जाता है, यूरेसिल। तो यहाँ पर अगर हम देखें तो DNA में जो नहीं पाया जाता है वो यूरेसिल है, यानी कि हमारा जो ऑप्शन है वो थर्ड ऑप्शन इसके हिसाब से करेक्ट आंसर है। अब है दूसरा प्रश्न। दूसरे में 4 पार्ट होते हैं, क, ख, ग और घ, और प्रत्येक पार्ट जो है 2 अंक का होता है। तो इसमें पहला दूसरे का पार्ट है, एक्स किरण विवर्तन अध्ययन द्वारा पता चलता है कि तांबा 3.608 × 10⁻⁻8 सेंटीमीटर कोष्ठका कोर के साथ FCC एकक कोष्ठका के रूप में क्रिस्टलीकृत होता है। एक दूसरे प्रयोग में तांबे का घनत्व 8.92 ग्राम प्रति सेंटीमीटर स्क्वायर ज्ञात किया गया। तांबे का परमाणु द्रव्यमान परिकलित कीजिए। तो यहाँ पर परमाणु द्रव्यमान पूछा गया है, और हमें पता है कि किसी भी एकक कोष्ठका का घनत्व जो होता है D बराबर m × Z अपॉन में Na × A³, जहाँ पर जो m है ये वही चीज है जो पूछी गई है, परमाणु द्रव्यमान। D आपका घनत्व है जो कि दिया गया है 8.3, ये D आपका दिया गया है घनत्व। D बराबर आपको दिया गया है 8.92 ग्राम प्रति सेंटीमीटर स्क्वायर।
इसके बाद बात जेड क्या होता है, जो फेस सेंटर्ड एफसीसी होती है, तो एफसीसी में एक यूनिट सेल में 4 घटक कण होते हैं, यानी कि जेड बराबर हो जाएगा जाके फेस सेंटर्ड में। देखिए इस तरीके से फेस सेंटर्ड होता है, फेस सेंटर्ड में कॉर्नर्स पे होते हैं और कॉर्नर्स के साथ फेस पे भी होते हैं। तो फेस में 6 फेसेस होती हैं, तो हर फेस का जो पार्टिकल होता है 2 यूनिट सेल में डिवाइड रहता है, तो 6 फेसेस का 3 हो गया, यानी कि एक यूनिट सेल में आधा हिस्सा पड़ेगा जाके। उसके बाद कॉर्नर्स पे 1/8 होता है, ये हम लोग पहले जान चुके हैं। तो कितने हो गए जाके, जेड की वैल्यू 4 हो जाएगी जाके। फेस सेंटर्ड में जेड की वैल्यू 4 होती है, यानी कि यूनिट सेल जो है 4 परमाणुओं से मिलकर बनी होती है, 4 घटक कणों से मिलकर बनी होती है। अब बात आती है Na, ये अवोगाद्रो संख्या है 6.022 इंटू 10⁻23। इसका मान फिक्स होता है, ये हमें पता है। इसके बाद ए यानी कोर, एकक कोष्ठका की जो लंबाई है ये आपको दी गई है 3.608 इंटू 10⁻⁻8। ये सारी वैल्यूज हमें इस फॉर्मूला में रखनी है और ये m की वैल्यू हमें कैलकुलेट करनी है। तो देखिए m इज इक्वल टू हो जाएगा d इंटू Na इंटू AQ अपॉन में Z, ये इस तरीके से हो जाएगा, ठीक है। D Na इंटू AQ अपॉन में Z। अभी सारी वैल्यूज हम सब्स्टिट्यूट कर दे रहे हैं। D की वैल्यू है 8.92 इंटू नथिंग 8.92, D की वैल्यू हो गई। अब इसके बाद Na तो 6.022 इंटू 10⁻23। नाउ ए की वैल्यू दी हुई है 3.608 इंटू 10⁻⁻8 की होल क्यूब डिवाइडेड बाई जेड की वैल्यू कितनी दे रखी है, 4 से डिवाइड करेंगे। इसको हमें सॉल्व करना पड़ेगा। तो रफ पे आप कैलकुलेशन सॉल्व करिए और बताइए आंसर कमेंट में कितना निकलेगा जाके। बाद में हम तो आंसर बता ही देते हैं। इसका आंसर आएगा 63.1। ये इसका परमाणु द्रव्यमान आ गया जाके। अब है दूसरे का पार्ट। निम्नलिखित अभिक्रिया वाले सेल को निरूपित कीजिए। सबसे पहले हमें इस अभिक्रिया वाले सेल को निरूपित करना है। इस अभिक्रिया वाले सेल को निरूपित करना है, तो सेल के रूप में कैसे निरूपित करेंगे। सबसे पहले लिखेंगे Mg सॉलिड ऑब्लिक Mg2 प्लस ब्रैकेट में 0.130 m, बीच में लगाएंगे साल्ट ब्रिज और साल्ट ब्रिज लगा के Ag प्लस को काय में कन्वर्ट कर रहे हैं, Ag प्लस इसका लिखेंगे 0.0001 m और Ag सॉलिड। इस तरह से सेल के रूप में रिप्रेजेंट किया जाएगा। इस समीकरण को सेल के रूप में इस तरीके से रिप्रेजेंट करेंगे। इधर पे एक इलेक्ट्रोड हो जाएगा, ये सिल्वर इलेक्ट्रोड हो जाएगा और बीच में साल्ट ब्रिज। अब इन्होंने कहा है कि अगर E0 सेल दिया है, यानी सेल का मानक इलेक्ट्रोड विभव दिया गया है, तो आप सेल का इलेक्ट्रोड विभव ज्ञात करिए। तो इसका फार्मूला होता है ई सेल बराबर E0 सेल, सेल का मानक इलेक्ट्रोड विभव 0591 डिवाइडेड बाई n और log बेस 10 इंटू क्यू। क्यू क्या होता है, क्यू होता है अवकारकों का मोलर सांद्रण डिवाइडेड बाई उत्पादों का मोलर सांद्रण। तो इस तरीके से हो जाएगा ई सेल इज इक्वल टू E0 सेल माइनस 0.0591 डिवाइडेड बाई, यहाँ कितने इलेक्ट्रॉन्स इन्वॉल्व हो रहे थे कि Mg का Mg2 प्लस में, तो कितने का हो रहा है, 2 इलेक्ट्रॉनों का इसमें एक्सचेंज हो रहा है। तो n की वैल्यू हो जाएगी
2 और log एक्टिव मास ऑफ Mg2 प्लस इंटू एक्टिव मास ऑफ Ag सॉलिड का स्क्वायर, जो आगे वाली संख्या होती है वो घातों पे चली जाती है, डिवाइडेड बाई Mg सॉलिड इंटू Ag प्लस का स्क्वायर। देखिए, ठोस अवस्था में किसी भी धातु की मोलर सांद्रता 1 होती है, तो इन दोनों की वैल्यू हो जाएगी 1 और शेष वैल्यू हम रख देंगे 0.0591 डिवाइडेड बाई 2 log बेस 10। Mg का कितना वैल्यू है? 0.130 और Ag की कितनी है? 0.001 m, 0.0001 का होल स्क्वायर। अब इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो E0 सेल आपको दिया गया है। अब हम इसको जब सॉल्व करेंगे तो E0 सेल की वैल्यू दी गई है 3.17 वोल्ट। 3.17 माइनस 0.0591 डिवाइडेड बाई 2, तो इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो इसकी वैल्यू आ जाएगी 6.113। इसकी वैल्यू आ जाएगी 6.113। तो सॉल्व करेंगे तो इसका आंसर आएगा 2.989 वोल्ट। ये आपका क्या हो जाएगा? सेल का इलेक्ट्रोड विभव। ये आपकी सेल का इलेक्ट्रोड विभव आ जाएगा। अब इसका घा पार्ट है, दूसरे का घा पार्ट है उत्प्रेरण के अधिशोषण सिद्धांत की व्याख्या कीजिए। भी 2 नंबर का प्रश्न है, उत्प्रेरण के अधिशोषण सिद्धांत की व्याख्या करनी है हमें। तो उत्प्रेरण होता क्या है, यानी उत्प्रेरक क्या होता है? उत्प्रेरक वे पदार्थ होते हैं जो किसी रासायनिक अभिक्रिया के वेग को बढ़ा देते हैं लेकिन खुद रासायनिक अभिक्रिया में भाग नहीं लेते हैं। तो उत्प्रेरक कैसे कार्य करते हैं, इसी के बारे में बताना है अधिशोषण सिद्धांत के द्वारा। तो देखिए, उत्प्रेरक पदार्थ होता है वो क्या करता है, किसी रासायनिक अभिक्रिया की, जैसे मान लीजिए हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के संयोग से जल बनता है प्लेटिनम उत्प्रेरक की उपस्थिति में। तो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के संयोग से जल बनेगा, लेकिन जब उसमें प्लेटिनम उत्प्रेरक आ जाएगा तो अभिक्रिया की गति बढ़ जाएगी। तो इसमें अधिशोषण सिद्धांत कैसे काम करता है? तो प्लेटिनम की सतह जो होती है, मान लीजिए ये प्लेटिनम की सतह है, प्लेटिनम उत्प्रेरक उसमें जब हम डालेंगे तो उसकी सतह पर ऑक्सीजन और हाइड्रोजन अधिशोषित हो जाएंगे, उसकी सतह पर, उत्प्रेरक की सतह पर जम जाएंगे। यानी उत्प्रेरक की जो वैलेंसीज होंगी उसको क्या करेंगी, अभिकारक पदार्थ को अपनी सतह पर एडजॉर्ब कर लेंगी, अधिशोषित कर लेंगी। अधिशोषित करने से क्या होगा कि इनके जो आपस के बॉन्ड हैं, ये जो ऑक्सीजन का बॉन्ड और ये हाइड्रोजन का बॉन्ड, ये आपस के बॉन्ड जो परस्पर, जो अभिकारक अणुओं के जो परमाणुओं के आपस के जो बॉन्ड होते हैं वो बॉन्ड कमजोर हो जाते हैं, और बॉन्ड कमजोर होने से वो टूट जाएंगे और निश्चित दर से ऑक्सीजन और हाइड्रोजन आपस में क्रिया करेंगे, H2O बनाएंगे और इसकी सतह को छोड़ देंगे। ठीक इसी प्रकार से जब ये हट जाएंगे तो दूसरे ऑक्सीजन आएंगे, यहाँ पे दूसरे हाइड्रोजन आएंगे, इसकी सतह पर जमेंगे, इसकी सतह पर अधिशोषित हो जाएंगे, और सतह पर अधिशोषित होने के बाद इनके फिर से बॉन्ड कमजोर हो जाएंगे और फिर से ये आपस में क्रिया करेंगे, इनके आपस के बॉन्ड टूट जाएंगे और हाइड्रोजन और ऑक्सीजन की क्रिया हो जाएगी, सतह को फिर से छोड़ देंगे। तो इस प्रकार से ये क्रिया एक निश्चित दर से चलती रहेगी, जिसकी वजह से क्या होगा, अभिक्रिया का वेग बढ़ जाएगा। यानी प्लेटिनम हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के संयोग की क्रिया को बढ़ा देगा। इसका मतलब ये हुआ जाके कि अधिशोषण सिद्धांत में ये होता है कि जो अभिकारक पदार्थ होते हैं वो आते हैं और उत्प्रेरक की सतह पर अधिशोषित हो जाते हैं, जिसकी वजह से अभिकारकों के आपस के जो परमाणुविक बंध होते हैं वो कमजोर हो जाते हैं और टूट जाते हैं और आपस में अभिकारक क्रिया करके उत्प्रेरक की सतह से अलग हो जाते हैं, और यह क्रिया अनवरत चलती रहती है जिसमें उत्प्रेरक जरा भी इन्वॉल्व नहीं होता है।
अब है तीसरा क्वेश्चन, नॉन स्टाइक्योमेट्रिक दोषों को चित्रों की सहायता से समझाइए। देखिए पहला सेट जो हमने लोगों ने सॉल्व किया था तो उसमें स्टाइक्योमेट्रिक डिफेक्ट पूछे गए थे। देखिए क्रिस्टल्स जो होते हैं वो क्रिस्टल्स की संरचना हम लोगों ने पढ़ी है वो आइडियल, लेकिन आइडियल नहीं होता है। उनका जो क्रिस्टल जालक होता है उसमें यूनिट सेल्स में जो पार्टिकल्स होते हैं वो आइडियल नहीं होते हैं। कुछ ना कुछ उनमें से पार्टिकल्स टेम्परेचर के वेरिएशन से या तो निकल जाते हैं या आ जाते हैं, जिसकी वजह से क्रिस्टल्स में दोष उत्पन्न हो जाते हैं। तो दो तरीके के दोष होते हैं, एक तो रस समीकरणमितीय दोष जिनको कि स्टाइक्योमेट्रिक डिफेक्ट कहते हैं, जिसका कि अध्ययन पिछले सेट में जो क्वेश्चन आया था इसी तरीके का उसमें हम लोग कर चुके हैं, GH सेट था वो। और आज वही क्वेश्चन उसी में नॉन स्टाइक्योमेट्रिक दोषों को पूछा गया है। तो नॉन स्टाइक्योमेट्रिक दोष को हम अरस समीकरणमितीय दोष कहते हैं। तो जो स्टाइक्योमेट्रिक डिफेक्ट होते थे उनमें धनायन और ऋणायन का जो रेशियो होता था वो इक्वल रहता था, उनका अनुपात चेंज नहीं होता था। अगर 6 धनायन है या अगर उनका 1:1 का रेशियो है तो वही रहेगा। अगर 6 धनायन 6 ऋणायन अगर एक निकलेगा तो 5 धनायन 5 ऋणायन हो जाएंगे। यानी कि अगर कुछ भी हो जाएगा, अगर जितने धनायन निकलेंगे उतने ऋणायन निकलेंगे, ठीक है, उनका रेशियो चेंज नहीं होता था। तो ऐसे क्रिस्टलों को हम लोग कहते थे स्टाइक्योमेट्रिक डिफेक्ट। आज हम लोग पढ़ रहे हैं नॉन स्टाइक्योमेट्रिक। ये पूछा गया तीसरे के काम में नॉन स्टाइक्योमेट्रिक। इनमें ये होता है कि धनायन और ऋणायन का रेशियो बदल जाता है। ऐसे दोषों को हम नॉन स्टाइक्योमेट्रिक डिफेक्ट अगर हिंदी में कहें तो रस समीकरणमितीय दोष कहते हैं। तो ये जो अरस समीकरणमितीय दोष होते हैं वे दो प्रकार के होते हैं, एक तो धातु अधिकता दोष और धातु न्यूनता दोष। धातु अधिकता दोष का मतलब धातु की अधिकता हो जाए। अब धातु की अधिकता दो तरीके से हो सकती है। एक तो हो सकती है कि ऋणायन रिक्ति के कारण, यानी कि जैसे ये देखिए मेटल है, ये ऋणायन है, मेटल ऋणायन मेटल ऋणायन, इस तरीके से स्ट्रक्चर इसका था। तो इसकी सब बढ़िया तरीके से अरेंजमेंट था, लेकिन क्या हुआ कि एक जो ऋणायन था वो निकल गया। जो एक्स ऋणायन है जो अधातु है वो क्या हुआ, एक निकल गया। तो ऋणायन के निकल जाने की वजह से और उसके स्थान पर उसके आवेश को बैलेंस करने के लिए एक इलेक्ट्रॉन आ गया। तो यहाँ पर देखें तो धातु की अधिकता हो गई, यानी ऋणायन रिक्ति के कारण ऋणायन के निकल जाने की वजह से धातु की अधिकता हो गई। तो ये धातु अधिक दोष हो गया जाके। तो इस प्रकार का जो डिफेक्ट होता है वो KCl और NaCl के क्रिस्टलों में पाया जाता है, जिसमें से क्या होता है कि Cl- आयन निकल जाता है और अपने स्थान पर एक इलेक्ट्रॉन को छोड़ जाता है, जिसकी वजह से जो ऋणायन होता है वो खाली हो जाता है, ऋणायन की रिक्ति बन जाती है और धातु की अधिकता हो जाती है। दूसरा है अंतराकाशी स्थान में धनायन की अधिकता। तो अंतराकाशी स्थान आपको ये दिख रहे हैं, ये अंतराकाशी स्थान है और इस अंतराकाशी स्थान में क्या हुआ, कोई धनायन एक्स्ट्रा आ गया, ठीक है। अंतराकाशी स्थान में धनायन क्या हुआ, एक्स्ट्रा आ गया। ये एक्स वहीं का वहीं बरकरार आ गया। अंतराकाशी स्थान में एक धनायन आ गया और उसके आवेश को संतुलित करने के लिए एक इलेक्ट्रॉन अंतराकाशी स्थान में आ गया। तब भी देखिए इलेक्ट्रॉन अंतराकाशी स्थान में आ गया और एक धनायन जो अंतराकाशी स्थान होता है, परमाणुओं के बीच में जो रिक्त स्थान होता है उसमें एक धातु आयन घुस आया। इसकी वजह से धातु की क्या होगी, अधिकता। अब देखिए इसका रेशियो बिगड़ गया धनायन और ऋणायन का, एक धनायन इसमें बढ़ जाएगा, पहले वाले में भी एक धनायन बढ़ गया था, ठीक है। अब दूसरा है धातु न्यूनता दोष, यानी धातु की कमी हो जाए। तो धातु की कमी कैसे हो जाएगी, धातु की कमी है कि कोई मेटल एटम निकल गया वहां से, यहाँ से देखिए M मिसिंग है, कोई मेटल यहाँ से मिसिंग हो गया, निकल गया। तो निकल गया तो क्या होगा, इसके चार्ज को बैलेंस करने के लिए उसके पड़ोस वाले मेटल पे कितना आवेश आ गया, एक एक्स्ट्रा धनावेश आ गया। सब पर एक एक था और इस पर कितने आ गए, दो आ गए। सब पर एक एक है और इस पर कितने हो गए, दो हो गए जाके। तो दो होने की वजह से इसमें क्या हुआ, धातु की न्यूनता हो गई, देखो एक मेटल एटम यहाँ से निकल गया। और इस प्रकार के जो क्रिस्टल होते हैं वो धातु न्यूनता दोष कहलाते हैं। इनमें भी स्टाइक्योमेट्रिक जो है मेंटेन नहीं रही, यानी कि धनायन और ऋणायन का जो अनुपात है वो डिस्टर्ब हो गया। इस टाइप का जो डिफेक्ट प्रदर्शित करते हैं वे क्रिस्टल होते हैं जिनके जो मेटल होते हैं वो परवर्ती संयोजकता प्रदर्शित करते हैं। जैसे आयरन ऑक्साइड होता है FeO, तो Fe की वैलेंसी क्या होती है, परवर्ती आक्सीकरण अवस्था प्रदर्शित करता है। फेरस Fe2+ और फेरिक Fe3+। तो जो भी परवर्ती जो भी क्रिस्टल जो होते हैं जिनमें जो धनायन होते हैं, अगर वो परवर्ती संयोजकता प्रदर्शित करते हैं, परवर्ती आक्सीकरण अवस्था प्रदर्शित करते हैं, तो इस प्रकार के दोष को वो दिखाते हैं। तो कहने का मतलब ये हुआ जाके कि ये जो नॉन स्टाइक्योमेट्रिक डिफेक्ट होते हैं इस तरीके से होते हैं जिनमें धनायन और ऋणायन का रेशियो डिस्टर्ब हो जाता है। चित्र बना के आप इस तरीके से समझा सकते हैं।
अब तीसरे के खा पार्ट में हैबरविक से अमोनिया के निर्माण की विधि लिखिए, ये पूछा गया है। देखिए पिछले सेट में हैबरविक से अमोनिया के निर्माण की औद्योगिक विधि का वर्णन पूछा गया था, जो कि 5 अंक का प्रश्न था। पिछला जो सेट किया था उसका जो दूसरा पार्ट था, छठवें का प्रश्न है, 5 अंक का है। जो सेट का दूसरा पार्ट हमने सॉल्व किया था दूसरे वीडियो में, यानी कि जीएच सेट के पहले सेट के दूसरे वीडियो में छठवें क्वेश्चन में हैबरविक से अमोनिया के निर्माण का डिटेल में हमने समझाया हुआ है। आप अगर उसको देखना चाहते हैं तो वहां पर जाकर देख लें। यहाँ पर हम शॉर्ट में बताए दे रहे हैं कि N2 + 3H2 यानी कि नाइट्रोजन और हाइड्रोजन को 1:3 के अनुपात में मिश्रित करने पर हमें अमोनिया प्राप्त होती है, प्लस 22.4 किलो कैलोरी ऊर्जा निर्मुक्त होती है। इसमें आयरन चूर्ण उत्प्रेरक का कार्य करता है और मॉलिब्डेनम का चूर्ण काय का कार्य करता है, वर्धक का कार्य करता है। देखिए हैबरविक से अमोनिया बनाने के लिए हैबर एक औद्योगिक प्रक्रम है, व्यापारिक मात्रा में हैबरविक से अमोनिया बनाई जाती है। इसमें नाइट्रोजन और हाइड्रोजन को 1:3 के अनुपात में लेकर आयरन चूर्ण उत्प्रेरक और मॉलिब्डेनम वर्धक की उपस्थिति में अभिकृत कराते हैं, गर्म करते हैं, तो हमें अमोनिया प्राप्त होती है। ये समीकरण है। अगर आप इसको डिटेल में पढ़ना चाहते हैं तो पिछले सेट की जो पहला सेट था जीएच सेट, उसके दूसरे पार्ट में जाकर क्वेश्चन नंबर 6 के का में आप देख सकते हैं। डिटेल में हमने हैबरविक से अमोनिया का निर्माण समझाया है। अब अगला क्वेश्चन है, उपसहसंयोजन संख्या को उदाहरण की सहायता से समझाइए। तो हम एक उपसहसंयोजक लेते हैं यौगिक K4FeCN6। ये एक उपसहसंयोजन यौगिक है, पोटेशियम फेरोसाइनाइड। अब इसमें Fe क्या है, K4FeCN6 में Fe केंद्रीय धातु परमाणु है। Fe क्या है, केंद्रीय धातु परमाणु है। और ये Cn होते हैं लिगेंड्स। इनको क्या कहते हैं, लिगेंड्स कहते हैं। ये उपसहसंयोजक बंधों के द्वारा इससे जुड़े होते हैं, ये लिगेंड है। तो उपसहसंयोजन संख्या क्या होती है, उपसहसंयोजन संख्या जो होती है, जितने भी लिगेंड होते हैं उनसे जो केंद्रीय धातु परमाणु, उनके जो डोनर एटम होते हैं, जो कि इलेक्ट्रॉन को प्रदान कर रहे होते हैं केंद्रीय धातु परमाणु को, वह संख्या जो है उपसहसंयोजन संख्या कहलाती है। जैसे कि ये Fe केंद्रीय धातु परमाणु है, ये 6 साइनाइड से जुड़ा हुआ है, यानी कि इसके जो लिगेंड्स हैं वो 6 हैं, और 6 कार्बन परमाणुओं से कितने उपसहसंयोजक बंध बना रहा है, 6 उपसहसंयोजक बंध बना रहा है। तो इसकी जो उपसहसंयोजन संख्या हो जाएगी जाके वो 6 हो जाएगी। इस उदाहरण से आप स्पष्ट कर सकते हैं कि केंद्रीय धातु परमाणु जिन लिगेंडों के परमाणुओं से उपसहसंयोजक बंधों के द्वारा जुड़ा होता है, जितने परमाणुओं से उपसहसंयोजक बंध उसने बनाए होते हैं, वह संख्या उसकी उपसहसंयोजन संख्या कहलाती है। जैसे K4FeCN का जो 6 है, इसमें 6 कार्बन परमाणु उपसहसंयोजक बंध आयरन से बना रहे हैं, तो इसकी उपसहसंयोजन संख्या 6 हो जाएगी। अब तीसरे का घ पार्ट है, प्रोटीनों के विकृतीकरण की व्याख्या कीजिए। देखिए जितने भी प्रोटीन होते हैं, जो जैविक प्रोटीन होते हैं, उनकी अपनी एक निश्चित संरचना होती है, उनमें जो बॉन्ड होते हैं वो निश्चित एक सीक्वेंस में जुड़े हुए होते हैं। अगर किसी जैविक प्रोटीन की अगर हम pH में परिवर्तन करें या उसके ताप में परिवर्तन करें, तो उनके आवंध जो होते हैं वो अस्त व्यस्त हो जाते हैं, और प्रोटीन की संरचना होती है वो बिगड़ जाती है, या तो उनका स्कंदन हो जाता है, अवक्षेपण हो जाता है, और वो विकृत हो जाते हैं। तो इस तरीके से किसी जैविक प्रोटीन के pH वैल्यू में या फिर ताप में परिवर्तन करने से उनकी जो संरचना विकृत हो जाती है, उसे क्या कहते हैं, प्रोटीनों का विकृतीकरण कहते हैं। उदाहरण के तौर पर जो अंडा होता है, अंडा एक जैविक प्रोटीन होता है। अंडे को अगर हम गर्म कर दें तो उसकी प्रोटीन की जो संरचना होती है वो बिगड़ जाती है, उसका क्या हो जाता है, अवक्षेपण हो जाता है। तो अंडे का जो लिक्विड फॉर्म होता है वो सॉलिड फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है, और वो कैसी प्रोटीन हो जाती है, विकृत प्रोटीन हो जाती है। इसे हम लोग कहते हैं प्रोटीनों का विकृतीकरण। यहाँ तक हम लोगों ने 3 प्रश्न सॉल्व कर लिए हैं। आगे के प्रश्नों को हम आगे वाले वीडियो में सॉल्व करेंगे। ये इसका दूसरे सेट का फर्स्ट पार्ट है, और अगर आपको लग रहा है कि ये आपके काम का है तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, और अधिक से अधिक लोगों तक इस वीडियो को पहुँचाइए।
और आगे हम लोग प्रयास हमारा जारी रहेगा अगले सेट के लिए। सो जय हिंद बच्चों, मिलते हैं अगले वीडियो में दूसरे पार्ट के साथ, आगे के प्रश्नों के साथ। थैंक यू।